हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माई वीडियोस. इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स, जैसा कि हमें रिक्वेस्ट आया कि मैम प्लीज आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पे स्टार्ट कीजिए. हम लोगों ने अभी नहीं सोचा था कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में यानी 12th क्लास की मैक्रो के बारे में कुछ नहीं सोचा था अभी फिलहाल. बट आप लोगों का जो रिक्वेस्ट होता है वही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स भी हमारा अब से अपलोड होना शुरू हो जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ये जो फ्री एजुकेशन हम अपने दिल से आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप लोग हमें जरूर सपोर्ट करेंगे और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे. अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगे, डेफिनेटली अगर आपको ये बेनिफिशियल लगे, आपको लगे कि इससे आपको बेनिफिट हो रहा है, तभी ने प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा. तो देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स का आज चैप्टर 1 हम एक ही वीडियो इसके लिए बना रहे हैं. हम जनरली एक चीज ऑब्जर्व करते हैं यूट्यूब पर, ठीक है, वो उनका अपना तरीका है, स्टैंड है कि वो एक छोटा छोटा टॉपिक जो है वो लेकर वीडियोस को स्प्लिट कर देते हैं. वो उनका अपना प्रोस्पेक्ट है कि उससे क्या होगा. लेकिन मेरा प्रोस्पेक्ट क्या है डियर, मुझे लगता है कि मेरा स्टूडेंट अगर आधा घंटा या 1 घंटा बैठ रहा है एक वीडियो को देखने के लिए, वो ऑलरेडी एक तरीके से पेरेंट्स को नहीं पसंद होता, तो अगर वो बैठ रहा है तो वो एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छी क्वांटिटी जो है वो प्रिपेयर करके जाए. तो मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर के लिए आपको 2-3 वीडियो तोड़ने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ही छोटा चैप्टर है और मैं ये चाहती हूं कि मेरी वीडियोस आपको समझ में भी आए और शॉर्ट टाइम में अगर आपको कल को रिवीजन करनी हो तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के आप फटाफट से इनको रिवाइज भी कर सकें, आपको बार बार क्लिकिंग पे ना जाना पड़े. तो देखिए, आपके पास ये फुल चैप्टर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. कोशिश करेंगे कि कम टाइम में कम टाइम लेकर आपको ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी दे सके. तो देखिए, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है इसके बारे में तो हम 11th क्लास में सीख चुके हैं. और अगर आपको माइक्रो और मैक्रो में प्रॉपर डिफरेंस समझना है, कई बार ऐसा होता है कि 11th की को ढंग से समझ में नहीं आई है, तो आप एक बार हमारी जो 11th क्लास की वीडियोस हैं उनमें जाके देख सकते हैं कि माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है. बट स्टिल, क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हमें रिवाइज करना जरूरी है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं. देखिए, अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको डील करना सिखाता है कि हाउ टू ऑप्टिमाइज योर रिसोर्सेज. अब अगर कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए तो कंट्री के रिसोर्सेज को कैसे ऑप्टिमाइज करा जाए, ये स्टडी करी जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में. क्योंकि आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था कि सेंट्रल प्रॉब्लम होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस. ये देश के सामने भी है. अगर देश के रिसोर्सेज की बात करें या कंट्री के पास जो रिसोर्सेज होते हैं, दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है ना. अगर आप पानी की बात करेंगे तो पानी बहुत अबंडेंट है, लेकिन पीने के पानी की बात करेंगे तो वो लिमिटेड है ना. तो उसे कैसे कैसे इस्तेमाल करा जाए ताकि जितने भी लोग हैं उनको सेटिस्फाई भी किया जा सके और उसकी वेस्टेज भी कम से कम हो. हम यही रिक्वेस्ट करते हैं और मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा दिल से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि प्लीज आप लोग वाटर को वेस्ट मत कीजिए और जितना ज्यादा हो सके उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कीजिए. इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट में टैक्स की बात करी जाए तो टैक्स भी, गवर्नमेंट के पास जो कलेक्शन होती है वो टैक्स भी लिमिटेड है. उस टैक्स को किस तरीके से खर्च करा जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो जाए, आपकी वॉर सेफ्टी भी हो जाए, ये सब चीजों का आपको जो ध्यान रखना पड़ता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में. आपको पता है कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, इन्फ्लेशन कितना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करना है, गवर्नमेंट बजट कैसे बनाती है, नेशनल इनकम कितनी है, ठीक है, नेशनल आउटपुट या नेशनल इनकम कैसे निकालनी है आपने, ये आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर में पढ़ाया जाएगा. दैट मीन्स दोज प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू द कंट्री एज अ होल दैट आर डिस्कस्ड इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स, या फिर दे आर द मैक्रो वेरिएबल्स जिनको यहां डिस्कस करा जाता है, राइट. तो अब जो आपका पहला चैप्टर है दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. सबसे पहली बात डियर, ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत आसान बनाया गया है क्योंकि यहां पर सिर्फ 2 सेक्टर सर्कुलर फ्लो को ही आपके पास डिस्कस करा गया है, जो कि अब लाई नहीं करता. अगर आप बात करेंगे इकोनॉमी के अंदर, अब आपकी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है. ये ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है ये आपको जरूर समझना है डियर. जब आपको पता है ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के गए, तो ब्रिटिशर्स के छोड़ने के बाद हमारी जो इकोनॉमी थी वो क्लोज्ड इकोनॉमी हुई. क्लोज्ड इकोनॉमी मींस वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को पसंद नहीं करती थी, इसलिए बहुत सारे टैक्सेस वगैरह लगा दिए गए. तो अगर बात करी जाए, हमारी इकोनॉमी में सिर्फ 3 ही सेक्टर थे. हाउस होल्ड मतलब हम लोग, फर्म्स जो प्रोड्यूस करती हैं, और गवर्नमेंट. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं था. अगर किसी भी इकोनॉमी के 4 सेक्टर आपसे पूछे जाए कि 4 सेक्टर कौन कौन से होते हैं, तो वो 4 सेक्टर जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक इकोनॉमी में. इकोनॉमी क्या होती है डियर? इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जहां पर लोग काम करते हैं, कमाते हैं और उसे खर्च कर देते हैं ताकि अपनी पेट भर सकें या अपनी जो नीड्स है उनको सेटिस्फाई कर सकें. ये जो प्रोसेस है, काम करना, कमाना और खर्चना, इसको इकोनॉमी बोलते हैं. तो एक इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर होते हैं. अगर हम आज प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, हाउस होल्ड, ठीक है,
जिसमें से लेबर भी जाती है, जिसमें से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी है तो वो अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं। तो ये सारी चीजें हाउस होल्ड में से ड्राइव होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करी जाए फर्म्स, जो बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, हाउस होल्ड में से कुछ लोग होते हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल रखते हैं, जिनमें ये पावर है कि यार हम अपना रिस्क ले सकते हैं और हम एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो वाले लोग जो हैं वो फर्म्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। गवर्नमेंट होती है जो कंट्रोल मैकेनिज्म करती है इकोनॉमी के अंदर कि अगर इकोनॉमी में हाउस होल्ड और फर्म के बीच में इम्बैलेंस हो रहा है या किसी भी तरीके से जो हम सर्कुलर फ्लो पढ़ेंगे उसमें इम्बैलेंस है, तो कैसे उसको बैलेंस बिठाया जाए, ठीक है, गवर्नमेंट का रोल। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड चौथा सेक्टर होता है आपके पास किसी भी इकोनॉमी के अंदर। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब बाहर वाले देशों के साथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो वैसे तो सर्कुलर फ्लो 4 सेक्टर में है, लेकिन आपके सिलेबस में यानी 12th क्लास के सिलेबस में सिर्फ ये 2 सेक्टर तक कराया गया है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन में जाते हैं, बीकॉम वगैरह में जाएंगे, तो आपको 2 सेक्टर, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर ये सारे आपको करवाए जाएंगे। और आप लोगों को अगर 2 सेक्टर अच्छे से पता है तो आपको वो भी क्लियर होगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आप 2 सेक्टर या 3 सेक्टर की बात करते हैं, उसको क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। जब तक आपके पास रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कोई भी लेन देन नहीं स्टार्ट होता तब तक आप ओपन इकोनॉमी नहीं है। बट आज अगर आप अपने देश की प्रेजेंट सिचुएशन देखेंगे, वी आर ओपन इकोनॉमी, यानी बाहर के देश से इंपोर्ट भी होता है, एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आज हमारे सर्कुलर फ्लो का पार्ट बन गया है। अब मैम ये सर्कुलर फ्लो क्या होता है? सर्कल का क्या मतलब होता है? जहां से चीजें लिंक होती हैं और उसी के बीच में घूमती रहती है। तो देखिए सर्कुलर फ्लो की डेफिनेशन हमने लिखी है, सर्कुलर फ्लो इज अ साइकिल, राइट, इज अ साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। ये एक साइकिल है, साइकिल मींस लगातार चलने वाला एक प्रोसीजर है जो लिंक्ड है, ठीक है, जिसमें ये चीजें होती हैं। इनकम जनरेशन होता है, फिर उस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर जिसके पास वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट होकर जाती है वो उसको डिस्पोजिशन कर देता है। डिस्पोजिशन मतलब होता है खर्च कर देता है। इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको यही समझाना चाहती हूं कि सेक्टर्स में हाउस होल्ड होते हैं। हाउस होल्ड मतलब हम जैसे लोग, हम जैसे लोग ही किन्हीं के पास क्या होता है, किसी के पास एक्स्ट्रा लैंड होता है तो वो लैंड किसी को प्रोवाइड कर देते हैं, मान लो फर्म को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बदले में वो फर्म से क्या चार्ज करते हैं, क्योंकि बहुत प्रॉपर्टी है, किसी किसी इंसान के पास बहुत प्रॉपर्टी है तो वो अपना लैंड दे देता है किराए पर, तो बदले में उसको मिल जाता है रेंट, ठीक है। हम में से ही हाउस होल्ड होते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ क्या कर सकते हैं, हार्डवर्क कर सकते हैं, लेबर काम कर सकते हैं। तो हम में से ही कुछ लोग यानी हाउस होल्ड जो होते हैं उन्हीं में से कुछ लोग फर्म में काम करने चले जाते हैं फॉर द मनी, तो वो लेबर हो गई, मतलब किसी ने अपना हार्डवर्क, अपना टाइम डिवोशन दे दिया, ठीक है, लेबर। किसी के पास पैसा है, ठीक है ना, उसने अपना पैसा उधार दे दिया कंपनी को, फर्म को उधार दे दिया, उसके बदले में फर्म उसको इंटरेस्ट देगी। और कुछ लोग तो खुद रिस्क टेकर्स होते हैं जिनको एंटरप्रेन्योरशिप स्किल पर्संस बोलते हैं, मतलब वो खुद सोल प्रोप्राइटर, मतलब जिसे बिजनेसमैन स्टार्ट करने की पावर होती है। तो कुछ लोग खुद रिस्क देते हैं बिजनेस को, अपना दिमाग देते हैं बिजनेस को, वो भी हाउस होल्ड में से निकल कर आते हैं, ठीक है। उन लोगों को बिजनेस उनके दिमाग के बदले में, उनके रिस्क के बदले में क्या प्रोवाइड करता है, प्रॉफिट। तो आप ये समझ लीजिए कि मान लेती हूं कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करना है बट मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ दिमाग है। तो मान लीजिए कि प्रिया जो है वो एंटरप्राइज है, मतलब वो एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल और रिस्क लेकर जा रही है फर्म के अंदर, यानी वो फर्म को रिस्क दे रही है। तो मैं क्या हूं, मैं एक हाउस होल्ड ही हूं, नॉर्मल एक इंडिविजुअल ही हूं, ठीक है। फिर मेरा एक फ्रेंड है एम जिसके पास खूब पैसा है, ठीक है ना, और वो बैठे बैठे सिर्फ इंटरेस्ट खाना चाहता है, कुछ हार्डवर्क नहीं करना चाहता, ना उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, बट पैसे की कोई कमी नहीं है। तो मैंने उससे कहा कि यार आप मुझे थोड़ा सा लोन दे दो और इस लोन के बदले में मैं आपको इंटरेस्ट दे दूंगी, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाट, कैपिटल। उसके बदले में उसको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट। तो ये भी एक इंडिविजुअल है, ये भी एक हाउस होल्ड है। फिर कुछ लोग थे जो काम ढूंढ रहे थे उनको अपनी नीड सेटिस्फाई करने के लिए, तो मैंने 8-10 लोगों को उनमें से कहा कि आप लेबर वर्क के लिए आ जाइए, आप मेरी फैक्ट्री में काम करिए, मैं आपको उसके बदले में वेजेस दूंगी। तो ये हो गया लेबर, ठीक है। और ऑब्वियसली बिना लैंड के आप फैक्ट्री कैसे स्टार्ट करेंगे, तो जो पैसा मैंने उधार लिया एम से, उससे मैंने किसी पर्सन जिसके पास एक्स्ट्रा लैंड है उससे मैंने लैंड परचेज कर लिया। उस पर्सन को भी इंडिविजुअल की कैटेगरी में से ही हम लेंगे। तो
तो ये सारे जो लोग हैं जो आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, जिनकी मदद से प्रोडक्शन होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, राइट। ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो प्रोडक्शन के लिए मैंडेटरी हैं, जो प्रोडक्शन करने के लिए जरूरी है डियर। और ये चारों के चारों आपको कहां से मिलते हैं, हाउस होल्ड से मिलते हैं। और डेफिनेटली बिजनेस गिव एंड टेक की स्ट्रैटेजी पे काम करता है। अगर बिजनेस ने हाउस होल्ड से ये चीजें ली तो बिजनेस उसके बदले में उनको कुछ पे भी कर रहा है। जिससे लैंड लिया उसको लैंड के बदले में रेंट दे रहा है, जिससे लेबर वर्क कराया उसको उसकी वेजेस दी, जिससे पैसा लिया उसको उसके पैसे के बदले में या वेटिंग करने के बदले में इंटरेस्ट दिया। और जिसने रिस्क उठाया बिजनेस में, जिसने दिमाग लगाया बिजनेस में, जिसने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल लगाई बिजनेस में, उसको बिजनेस ने रिवॉर्ड करा प्रॉफिट। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मैं अपने बिजनेस में सही डिसीजंस लूंगी तो मेरे बिजनेस को प्रॉफिट होगा, तो बिजनेस मुझे प्रॉफिट देगा। और अगर मैं सही डिसीजन नहीं लूंगी तो मुझे लॉस होगा। तो 2 सेक्टर हैं बच्चे, एक जो आपके पास प्रोडक्शन के लिए सोर्सेज अवेलेबल कराता है और दूसरा जो प्रोडक्शन करता है। तो आपके पास जो 2 फेजेस हैं, हाउस होल्ड, और 2 सेक्टर जो हैं, हाउस होल्ड और आपके पास फर्म, इन्हीं की मदद से ये 3 फेजेस चलते हैं। और ये 3 फेजेस लगातार चलते रहते हैं इकोनॉमी के अंदर। हम फिलहाल अभी 2 सेक्टर फ्लो पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो हर इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन फेज आता है, यानी जो फर्म्स होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं। क्यों प्रोड्यूस करती हैं? क्योंकि जो लोग हैं उनको कुछ चीजें चाहिए, चाहे खाने के लिए, चाहे कपड़े चाहिए, चाहे कुछ भी चीज चाहिए। उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए फर्म को लगता है कि हम प्रोडक्शन करें। तो सबसे पहला फेज आपके पास आता है प्रोडक्शन, ठीक है। अब प्रोडक्शन में क्या होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब हाउस होल्ड से फर्म ले लेती है, ठीक है। और प्रोडक्शन स्टार्ट करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर देती है। गुड्स एंड सर्विसेज तो फर्म के पास प्रोड्यूस हो जाती हैं। और जितना पैसा फर्म ने लिया था, जैसे कि कैपिटल मैंने लिया था 8 लाख या 7 लाख रुपए, किसी से भी उधार लिया था, उतने रुपए का माल मेरे पास बनकर तैयार हो गया मान लीजिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने ये पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इन लोगों को, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि 7 लाख रुपए मैंने उधार लिए थे और 7 लाख रुपए का मैंने माल बनाकर 9 लाख रुपए मार्केट में सेल कर दिया, ठीक है ना। माल मेरे पास 7 लाख रुपए का बना, 9 लाख रुपए मेरे पास, मैंने उस सामान को बेच दिया। अब मैंने अगर उस सामान को बेचा तो वो पैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, लेकिन सेकंड फेज होगा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। यानी ये पैसे किस किस लोग में बढ़ जाएंगे, इन्हीं 9 लाख में से मुझे किसी को रेंट पे करना पड़ेगा, किसी को वेजेस देनी पड़ेगी, किसी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और जो बचा कुचा होगा वो एंटरप्रेन्योर के पास चला जाएगा प्रॉफिट के तौर पर। तो दैट इज व्हाट, दैट इनकम which is earned in that phase is distributed in the second phase। तो जो आपने यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज बनाए 7 लाख रुपए के, उन्हें 9 लाख रुपए में जब आप बेचते हैं, उससे पहले क्या होगा, उससे पहले आपके पास आपने ये इनकम जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ठीक है। यहां पर आपके पास बिक गया। अब जो ये इनकम है, ठीक है ना, 9 लाख रुपए का माल इन्होंने 7 लाख रुपए का माल 9 लाख में बेचना है, ठीक है। अब ये जो इनकम है, ये इनकम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गई कि रेंट कितना देना है, वेजेस कितनी देनी है, सैलरी कितनी देनी है, या फिर सब चीजें। दैट इज व्हाट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेज। जब सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को उनकी इनकम मिल जाती है तो वो उस पैसे से थर्ड फेज में आ जाते हैं, यानी उस पैसे को खर्च कर देते हैं। यानी जो पैसा इनके पास आया, ठीक है, अब उन्होंने खर्च कर दिया, फर्म से ले लिए गुड्स एंड सर्विसेज, और वो खर्च कर वापस जो पैसे थे वो किसके पास चले गए, फर्म के पास चले गए। यानी फिर से उस पैसे से जो यहां पर एक्यूमुलेट होगा, फिर से प्रोडक्शन होगी, ठीक है। प्रोडक्शन में क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज बनकर तैयार हो जाएंगे, और जितने के गुड्स एंड सर्विसेज बनकर तैयार हुए वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। फिर जो पैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए उसको जो हाउस होल्ड है वो अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए ही कमाता है, वो खर्च कर देता है, और फिर से पैसे यहां पर आपके पास फर्म के पास आ गए। तो दिस फेज इज गोइंग ऑन, दिस साइकिल इज गोइंग ऑन। That is why this is known as circular flow. Flow why? Because it's going on. During the year it's going on. Flow का मतलब यही होता है। और साइकिल क्यों? क्योंकि ये बार बार आपके पास रिपीट हो रहा है, ये फिर इसके बाद यही फेजेस एक, अगर इकोनॉमी की बात करें तो यही फेजेस एक और इकोनॉमी के अंदर चलते रहते हैं। तो कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ इस चैप्टर के अंदर। मेन यही है कि आपको सर्कुलर फ्लो समझना है, जो कि अब देखिए अब आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन में यही आता है कि सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर इकोनॉमी बता दीजिए। तो 2 सेक्टर हैं आप लोगों के पास, हाउस होल्ड और फर्म। अब देखिए कैसे ये प्रोसेस चलता है। हाउस होल्ड जो है फर्म्स को सबसे पहले अपनी फैक्टर सर्विसेज देते हैं, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। बिना उन सब चीजों के फर्म माल नहीं बना सकता। यानी इन्हीं में से कुछ लोग हैं जिन्होंने
जिन्होंने ये डिसीजन लिया कि मैं बिजनेस चलाऊंगा, ठीक है। इसी में से कुछ लोग थे जिन्होंने पैसा दे दिया कंपनी को, इन्हीं में से कुछ लोग थे जो काम करने आ गए कंपनी में, फैक्ट्री में माल बनाने के लिए, और इन्हीं में से कुछ लोग थे जिन्होंने कंपनी को या फर्म को लैंड दे दिया। तो ये इन्होंने क्या कर दी, फैक्टर सर्विसेज दे दी। जब फर्म के पास पैसा भी आ गया, लैंड भी आ गई, लेबर भी आ गई, और आपके पास पर्सन भी आ गया जिसने बिजनेस को चलाना है, जो रिस्क टेकिंग पर्सन है, ठीक है ना, तो फर्म ने इन सब सर्विसेज का इस्तेमाल कर कर क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। साथ के साथ जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए तो इन लोगों को उन सर्विसेज के बदले में पेमेंट भी कर दी, ठीक है। यहां से ली फैक्टर सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होने शुरू हुए, और फर्म ने इन फैक्टर सर्विसेज के बदले में इनको पेमेंट करना शुरू करा। क्या, लैंड के बदले में रेंट दिया, लेबर के बदले में वेजेस दी, एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योरशिप स्किल के बदले में प्रॉफिट दिया, और आपके पास कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट दिया। अब इनके पास पैसे आ गए डियर, ठीक है, और इनके पास माल बनकर तैयार हो गया, ठीक है। इनके पास पैसे आ गए, इनके पास माल बनकर तैयार हो गया। ये पैसे क्यों कमाते हैं? क्योंकि इनको कंजम्पशन करनी है, चीजें चाहिए इनको खाने पीने रहने के लिए, वो सब चीजें फर्म ने प्रोड्यूस करी हैं, ठीक है ना। तो हाउस होल्ड क्या करेगा, जो पैसा उसके पास इकट्ठा है वो उसे कंजम्पशन पे खर्च कर देगा। कंजम्पशन मींस उन चीजों को परचेज करने में, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने में। तो जो पैसा था वो चला गया फिर से फर्म के पास, और जो सामान यहां बना था वो फिर से चला गया गुड्स इनके पास, और इन्होंने वो गुड्स कंज्यूम कर लिया एंड दैट गुड्स आर फिनिश्ड, ठीक है। और इनके पास फिर से पैसा आ गया, फिर से इनके पास पैसा है, सेम यही चीज रिपीट होगी और इकोनॉमी के अंदर। यानी फिर से फर्म क्या करेगी, फर्म हाउस होल्ड से इनकी फैक्टर सर्विसेज लेगी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, राइट, और उस पैसे को इन लोगों को फैक्टर पेमेंट के थ्रू प्रोवाइड कर देगी। भाई तुमसे लैंड लिया तो ये लो रेंट ले लो, तुमसे लेबर लिया तो ये लो वेजेस ले लो, कैपिटल लिया तो ये लो इंटरेस्ट ले लो, और तुम में से किसी जिस पर्सन ने बिजनेस चलाया है उसको हम प्रॉफिट दे देते हैं, ठीक है। अब पैसे आ गए इन लोगों के पास, इनके पास सर्विसेज मिलने की वजह से माल बनकर तैयार हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज बनकर तैयार हो गई, राइट। गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हैं इनको चाहिए, इनको वो सर्विसेज और गुड्स चाहिए। इन्होंने जो पैसा कमाया वो फिर से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर खर्च करके सारा पैसा फर्म के पास चला गया, और इनके पास गुड्स एंड सर्विसेज चले गए। बट इन रियल टर्म बच्चे अगर आप बात करेंगे कि मैम ऐसा तो नहीं होता कि जितना हाउस होल्ड कमाती है सारा का सारा खर्च कर देती है। आप अपनी रियल लाइफ में भी अगर आप देखेंगे तो जितना भी, चाहे कोई पर्सन है जिसकी सैलरी 10,000 है, कोई पर्सन है जिसकी सैलरी 30,000 है, या किसी की 70,000 है, हर पर्सन कुछ ना कुछ सेव जरूर करता है। लेकिन डियर ये सिंपल इकोनॉमी है आपके पास, बैंकिंग अभी यहां नहीं लिया गया, गवर्नमेंट को टैक्सेस भी देने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो आप कमाते हैं फर्म को खर्च कर देते हैं, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं, ये अजम्पशन है टू सेक्टर इकोनॉमी में कि कोई भी और सेक्टर नहीं है, यहां पर सिर्फ ये दो लोग हैं। ना तो गवर्नमेंट टैक्सेस ले रही है, ना आप बैंक में कुछ जमा करा रहे हैं, ना ही आपके देश से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इस इकोनॉमी में सिर्फ दो लोग हैं जिनके बीच में आपस में लेन देन चल रहा है। इनके पास पैसा आता है, वो पैसा ये गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च कर देते हैं, सारा का सारा, ऑल, ठीक है। इनके पास जो पेमेंट आती है उस पूरे पैसे से गुड्स एंड सर्विसेज बना लेते हैं, ठीक है, और सारा का सारा फैक्टर पेमेंट इनको कर देते हैं। तो ये जो चीज है ये चलती रहती है, इसलिए इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो। आप इससे ज्यादा जो सेक्टर्स हैं मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं, आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे और आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि कितनी मजेदार चीज है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो पैसा है ना वो इकोनॉमी में ही घूमे जा रहा है, यानी आपके देश में घूमे जा रहा है और इन दोनों लोगों के बीच में घूमे जा रहा है, कहीं और नहीं जा रहा। लीकेज वर्ड एक होता है, लीकेज मीन्स होता है जब आपके सर्कुलर फ्लो में से पैसा कहीं निकल जाए, लीक हो जाए। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है डियर, अगर आपकी कंट्री में से, ठीक है, पैसा जो है बाहर के देश में चला जाए। क्यों? अगर आप इंपोर्ट कर लें, अगर आप इंपोर्ट कर लेंगे तो यहां से जो पैसा था ना वो सर्कुलर फ्लो से लीक होकर किसी और कंट्री में चला जाएगा। अभी अगर आप चाइना की बात करते हैं तो क्या हो रहा है, हमारे लिए यही एक बैड सिचुएशन है कि हमारी गवर्नमेंट अगर मनी प्रिंट करती है, ठीक है ना, हम जितना ज्यादा इंपोर्ट करेंगे वो हमारे सर्कुलर फ्लो से इन लोगों के बीच में ना डिराइव होकर, मान लीजिए आपकी कंट्री में 10 लाख रुपए की करेंसी प्रिंट हुई, ठीक है ना, वो फर्म्स के पास गई या हाउस होल्ड के पास सर्कुलर फ्लो में डाली गई गवर्नमेंट के द्वारा। अभी तो फिलहाल हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर भी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो कि इन्हीं लोगों के बीच में घूमती है, आपके बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, फर्म के बीच में, तो ठीक है, आपके देश में ही है तो आपके देश में वो आपको गुड्स एंड सर्विसेज और इनकम जनरेट करता रहेगा। लेकिन अगर वो पैसा एक बार आपके देश से बाहर चला गया तो वो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, दैट इज व्हाट लीकेज, क्योंकि वो परमानेंटली आपके देश से बाहर चला गया, ठीक है। इसी तरीके से एक वर्ड होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन मीन्स क्या होता है, जैसे हम इंजेक्ट करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके
तरीके से, जैसे अगर आपने इंपोर्ट करा तो आपकी जो मनी थी आपके सर्कुलर फ्लो में से वो बह के बाहर चली गई। सिमिलरली अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं और बाहर के देश से आपकी इकोनॉमी में पैसा आ गया तो दिस इज द एक्स्ट्रा मनी जो सर्कुलर फ्लो में एंटर कर गई, ठीक है ना। तो वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जब एक फोर्थ सेक्टर आता है तब हम पढ़ते हैं। फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि टू सेक्टर इकोनॉमी में ना तो कोई लीकेज है, ना तो पैसा इस देश से बाहर गया, ना सर्कुलर फ्लो से बाहर गया, ना ही इसमें कोई इंजेक्शन है। ना तो कोई लीकेज है, ये मुझे बहुत फेवरेट कंसेप्ट लगता है, ना ही कोई इंजेक्शन है, ठीक है। मतलब ना तो आपकी सर्कुलर फ्लो में एक्स्ट्रा पैसा आया, ना ही कोई लीकेज हुआ, राइट। ये सर्कुलर फ्लो में जितना भी इनकम इनके पास जनरेट हो रहा है वो फर्म के पास चला जाता है। फर्म के पास जो गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं वो सारे के सारे हाउस होल्ड कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये जो सर्कुलर फ्लो है, ये सिंपल सर्कुलर फ्लो है, दैट इज द सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। अब बच्चा कहता है मैम इसे कैसे एक्सप्लेन करें, आपने समझा तो दिया, जैसे आपने समझा बिल्कुल उसी तरीके से एक्सप्लेन करिए। इन टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो देयर आर टू सेक्टर, हाउस होल्ड एंड फर्म। हाउस होल्ड वो है जिनसे फैक्टर सर्विसेज ली जाती हैं, एंड फर्म वो है जिससे फैक्टर सर्विसेज लेकर, जो फैक्टर सर्विसेज लेकर प्रोडक्शन करता है, ठीक है। और इसके अलावा आप ये दो चार बातें लिख सकते हैं कि हाउस होल्ड प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज टू फर्म, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, फर्म by using factor services produce goods and services and pay factor payment to the household like rent, wages, interest and capital। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, हाउस होल्ड के पास जो इनकम जनरेट हो गई उसने उसे क्या करना है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के थ्रू फर्म के पास पहुंचा देना है। चौथा पॉइंट, फर्म के जो गुड्स एंड सर्विसेज थे वो सारे के सारे हाउस होल्ड के पास चले गए, एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड इन दैट सर्कुलर फ्लो अगेन एंड अगेन, एंड दिस साइकिल इज गोइंग ऑन, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी, राइट। अच्छा, अब इसका मतलब हम यहां कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जितनी फैक्टर पेमेंट फर्म ने करी वही इनको फैक्टर इनकम के तौर पर रिसीव हुई। जितना प्रोड्यूस करा सारा का सारा कंज्यूम हो जाता है, यानी फर्म के पास कुछ भी अनबिका नहीं रहता, जो कि रियल में नहीं है बच्चे, बट इस सिचुएशन में ये माना जाता है। यानी फर्म ने जितना भी प्रोड्यूस करा सारा का सारा बिक गया हाउस होल्ड के पास, और हाउस होल्ड ने जितना भी कमाया सारा का सारा खर्च कर दिया, ठीक है। तो आप इसे रियलिस्टिक सिचुएशन से मत जोड़िएगा, क्योंकि अभी इसके अंदर और सेक्टर ऐड होने बाकी हैं, वो आप आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि यार रियल में तो ऐसा होता नहीं है, जितना भी हाउस होल्ड कमाती है उसमें से बैंक में भी जमा कराती है, गवर्नमेंट को भी टैक्स पे करती है, वो आएगा। लेकिन जब आप 3 सेक्टर और 4 सेक्टर में जाएंगे, फिलहाल आपके पास ये 2 सेक्टर फ्लो है, इसमें भी गवर्नमेंट नहीं है, यानी हमें कोई टैक्सेस नहीं पे करने, ना ही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है यहाँ पर, ना ही बैंक है। तो यही माना जाता है सिंपल इकोनॉमी के अंदर, जब बैंकिंग सिस्टम नहीं आया था, जब गवर्नमेंट का इतना इंटरफेरेंस नहीं था, जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का रोल नहीं था, तब एक इकोनॉमी इस तरीके से ऑपरेट करती थी, ठीक है। तो जितना भी इन्होंने फैक्टर सर्विसेज इनको प्रोवाइड करी उसके बदले में इन्होंने फैक्टर पेमेंट कर दी, जितना भी इनके पास पैसा इकट्ठा हुआ फैक्टर इनकम, इन्होंने सारा का सारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर दिया इक्वल टू, ठीक है ना। और जितना भी इनके पास गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जितना भी टोटल प्रोडक्शन हुआ वो सारा का सारा सेल हो गया, कुछ भी आपके पास अनसोल्ड नहीं बचा, राइट। तो दिस इज व्हाट सर्कुलर फ्लो, आई होप इट्स क्लियर। इसके बाद इन्हीं फ्लो में से कुछ को रियल फ्लो दैट इज नॉमिनल फ्लो और कुछ को मनी फ्लो के नाम से बुलाया जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट है वो इस चार्ट का मनी वाला पार्ट है, राइट, यानी मनी फ्लो का पोर्शन हो जाएगा। और जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसे आप कह सकते हैं रियल फ्लो के नाम से या नॉमिनल फ्लो के नाम से, राइट। उसके बाद हम यही समझने की कोशिश करते हैं कि हमने सर्विसेज दी, ठीक है, तो पैसा नहीं अभी, जो फैक्टर सर्विसेज दी, ठीक है। एक तो ये आपका रियल फ्लो का पार्ट है, बी हमने इसको दिखाया है, ठीक है। जब पेमेंट गई यहां से तो इसमें मनी इन्वॉल्व हो गई, ये आपके पास हो गया मनी फ्लो का पार्ट, ठीक है। सिमिलरली जब इन्होंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करा मतलब खर्चा किया तो ये हो गया आपके पास मनी फ्लो, और जब यहां से गुड्स एंड सर्विसेज गई तो ये हो गया आपके पास रियल फ्लो। तो बहुत सिंपल सी बात है जिसमें मॉनेटरी इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है, यानी फैक्टर पेमेंट वाला, और आपके पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हमने इनर कॉलम में बनाया है ये आपके पास हो गया मनी फ्लो। और जिसमें इन्होंने फैक्टर सर्विसेज दी, लैंड, लेबर, कैपिटल, उसको फिजिकल फ्लो, नॉमिनल फ्लो या रियल फ्लो आप कह सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। तो जिसमें आपके पास पैसे नहीं इन्वॉल्व वो रियल फ्लो, और जिसमें मनी इन्वॉल्व है वो मनी फ्लो, ठीक है। तो एक सर्कुलर फ्लो में
दो पार्ट होते हैं, रियल फ्लो भी होता है, मनी फ्लो भी होता है। मनी फ्लो के अंदर मनी का जो है लेन देन हो रहा है, लेकिन रियल फ्लो के अंदर फैक्टर सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन जो है वो हो रहा है। इज इट ओके? तो ये आपके पास रियल फ्लो और मनी फ्लो हो गया। इसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस इसमें गिवन है, दैट इज स्टॉक एंड फ्लो। आई होप आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो क्लियर रहा, उसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत ना रही हो। फिर इसमें कंसेप्ट दे रखा है कि स्टॉक कंसेप्ट क्या होता है और फ्लो कंसेप्ट क्या होता है, जिसे हम कह रहे हैं सर्कुलर फ्लो। कोई भी चीज फ्लो तब कहलाती है जब वो ड्यूरिंग द ईयर हो रही है, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो रही है, जैसे पूरे मंथ, ठीक है। स्टॉक कब होती है? जब वो एक पर्टिकुलर डे पर हो या पर्टिकुलर डेट पर हो। जैसे मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूं आपको। आप लोग 11th क्लास में अकाउंट्स पढ़कर आए हैं, राइट? तो आप लोगों ने बैलेंस शीट बनाई होगी। बैलेंस शीट होती है एज एट 31 मार्च 2020, राइट? और पी एंड एल यानी प्रॉफिट एंड लॉस होता है फॉर द ईयर एंडेड। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? बैलेंस शीट में सिर्फ 31 मार्च को जो चीज होती है, 31 मार्च 2020 को जो चीज होगी, सिर्फ उसी का बैलेंस लिखा जाएगा। पूरे साल की डिटेल नहीं होती उसमें। अगर 30 को भी कोई एसेट या लायबिलिटी चली गई तो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पर है, एंड ऑफ टाइम पीरियड पर, एट द टाइम पीरियड है। इस कंसेप्ट को बोलते हैं स्टॉक। और फ्लो क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर, मतलब पूरे साल की डिटेल, पूरे साल में सेल कितनी हुई, पूरे साल में खर्चे कितने हुए, पूरे साल में आपके पास प्रॉफिट कितना हुआ। तो ये जो चीजें हैं डियर, वो फ्लो कहलाती हैं। तो इकोनॉमी में भी कोई भी ऐसी चीज जिसमें पूरा पीरियड दिया गया है उसे फ्लो कहा जाता है, और एक पर्टिकुलर टाइम पर आपको बोला है तो स्टॉक है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं इसके। अगर आपसे पूछा जाए कि पर्टिकुलर बैंक में आपका क्या कहते हैं, ड्यूरिंग द जनवरी क्या क्या ट्रांजैक्शन था, ड्यूरिंग जनवरी, तो आप कह रहे हो इस डेट को मैंने डिपॉजिट करा, इस डेट को मैंने विड्रॉ करा, दैट इज अ फ्लो। लेकिन अगर मैं कह रही हूं मुझे सिर्फ 31 जनवरी का बैलेंस बता दीजिए, स्पेशली मैंने बोल दिया 31 जनवरी, तो वहां पर ये कंसेप्ट हो गया आपके पास स्टॉक, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं ना, तो बहुत सिंपल सी बात है, बैलेंस शीट की जो चीजें रिलेट करेंगे वो स्टॉक होंगी, और जो प्रॉफिट एंड लॉस जो ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस में होती हैं वो आपके पास फ्लो कंसेप्ट होती हैं, राइट। अब ऐसा एक डायग्राम बुक के अंदर बना हुआ है कि अगर एक टैंक के अंदर पानी स्टोर है तो वो स्टॉक है, लेकिन अगर टैप चला दी जाए और पानी बहना शुरू हो जाता है तो वो आपके पास फ्लो कंसेप्ट है। बिल्कुल यही जो लगातार हो रहा है, दैट इज अ फ्लो कंसेप्ट। और जो रुक जाता है, जो क्लोजिंग है, जो बैलेंस है, वो आपके पास स्टॉक है। तो अगर आप ये कहते हैं कि 31 दिसंबर में कितने लिटरेट लोग हैं हमारी कंट्री के अंदर, तो आप स्पेसिफिक डेट पर चले गए हैं तो वो आपके पास स्टॉक कंसेप्ट हो जाएगा। और अगर ड्यूरिंग द ईयर हो गया या ओवर द मंथ हो गया, पूरे मंथ में क्या डिटेल थी, ये सब चीजें अगर आ जाए तो वो फ्लो कंसेप्ट हो जाता है डियर आपके पास। तो देखिए इनके बीच का डिफरेंस, वेरिएबल दैट मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जिनको एक पर्टिकुलर टाइम पे मेजर किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, उनको स्टॉक कहते हैं। जैसे कि बैलेंस शीट में 31 मार्च को या 31 दिसंबर को आप कोई चीज निकालते हो, क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग एसेट्स वेल्थ, ठीक है। तो अगर आपके पास आ जाए कि वेल्थ क्या है, तो वेल्थ एक एसेट के तौर पर ट्रीट होती है, तो वेल्थ स्टॉक कंसेप्ट है, ठीक है ना। और अगर हम इनकम की बात करें तो इनकम हम ड्यूरिंग द ईयर कमाते हैं, सेविंग की बात करें तो सेविंग ड्यूरिंग द ईयर होती है, तो वो आपके पास एक फ्लो कंसेप्ट है, ठीक है। तो अगर आप बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस वाली मेरी बात ध्यान रखेंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वेल्थ मींस कहीं ना कहीं एसेट होती है, एसेट वहां पर आ गई। कोई स्टॉक अगर बचा हुआ रह गया कंपनी का तो वो भी, बैंक बैलेंस है आपका 31 मार्च को, तो वो भी एक पर्टिकुलर डेट पर आप पूछ रहे हो, दैट इज अ स्टॉक, ठीक है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी पूछ रहे हो तो वो हो जाएगा आपके पास फ्लो, ठीक है। तो कोई भी ऐसे वेरिएबल्स जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करे जाते हैं उनको स्टॉक कहते हैं, और जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करे जाते हैं, फुल जनवरी, फुल दिसंबर या फुल ईयर, वो आपके पास हो गया फ्लो। इसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि आप पर्टिकुलर डेट पर चले जाते हो, कितना पूरा मंथ था, पूरा जनवरी, ऐसे नहीं लेना, इसमें आपकी टाइम डायमेंशन होती है, ठीक है। ये स्टेटिक कंसेप्ट है, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे पानी रुक गया, स्टेटिक मींस जैसे रुक जाना, और फ्लो मींस क्या होता है, चलते रहना, फ्लेक्सिबिलिटी। तो डायनेमिक का मतलब ये होता है कि आपके पास चेंजेबल सिचुएशन, तो इट्स अ डायनेमिक कंसेप्ट एंड इट्स अ स्टेटिक कंसेप्ट। बाकी हमने यहाँ एग्जाम्पल लिखे हैं स्टॉक के, मैंने आपको एग्जांपल बताया, अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट ऑन 31 मार्च, देश की वेल्थ कितनी है, तो वेल्थ मींस एसेट्स, तो एसेट्स में जैसे रोड हो गए, स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, तो ये आपके पास स्टॉक में हो जाएगा, ठीक है ना। कैपिटल बैलेंस शीट की आइटम है आपके पास, तो ये भी आपके पास स्टॉक का एग्जांपल हो गया।
फ्लो में क्या क्या एग्जांपल दिए, किसी भी उसका प्रॉफिट या लॉस अगर आप निकालते हैं तो डेफिनेटली इट्स अ फ्लो कंसेप्ट। नेशनल इनकम, सेविंग, ये सारे एग्जांपल्स डियर आप लोगों के पास किस चीज के हो जाते हैं, फ्लो के एग्जांपल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें ओवर द पीरियड जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। अब जैसे एक और एग्जांपल है प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन द ईयर 2020। तो प्रोडक्शन इन द ईयर 2020, पूरे ईयर की बात कर रहे हो ना आप, तो ऐसे केस में ये फ्लो कंसेप्ट हो गया, राइट। ऐसे ही पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31st मार्च, 2009, तो ये हो गया आपके पास स्टॉक कंसेप्ट। यही सेम अगर हम ले लेते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट एज ऑन 31st मार्च 2020, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट एज ऑन 31st मार्च, मतलब 31 मार्च को कितनी प्रोडक्शन हुई है, तो वो स्टॉक हो जाता। और अगर हम कह रहे हैं प्रोडक्शन क्या कहते हैं ड्यूरिंग 2009, तो पूरे साल की आप बात करें तो इट्स अ फ्लो कंसेप्ट, तो ये आपके पास फ्लो में आ जाएगा। तो आई होप आप देखिए हाफ एन आवर में हमने आपके लिए चैप्टर कंप्लीट करा है। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगे। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगे प्लीज हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा से शेयर करिए, कमेंट करिए कि आपको और क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि अभी हमने ये वीडियोस डालना शुरू किया है। अगर आप अभी बताएंगे कि इनमें क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो हम डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियोज में और ज्यादा इंप्रूवमेंट या और ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आप लोगों के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग हिबा क्लास।